गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और अपनी छुट्टियों को भी काफ़ी एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, ओके। ग्रेड 5 अभी हमारी एसएसटी की क्लास हो रही है और एसएसटी की प्रीवियस काम में वीडियो में हम अपना लेसन नंबर 3 जो है लाइफ इन अ डिज़र्ट इन अ फॉरेस्ट रीजन जो था तो वो हम कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, अभी हम अपने रिटर्न वर्क की तरफ आएंगे। तो काइंडली आप सब अपने नोटबुक्स खोल दें और उसके साथ जो जो चीज़ें आपको चाहिए तो वो भी ओपन कर निकाल लें। ठीक है, पेंसिल, इरेज़र, मार्कर, रूलर, वटेवर, तो सारी चीज़ें आप अपनी निकाल लें, साथ में नोटबुक्स भी निकाल लें। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने जैसे ही पहले आपने स्टार्ट लेनी है तो लेसन नंबर 3 टॉपिक लिखना है। ठीक है, उसके नीचे आप लोगों ने बहुत प्यारी सी लाइनें करनी है और मर्जन लाइन, सबसे पहले मर्जन लाइन ड्रॉ करनी है, डेट एंड डे मेंशन करना है जिस दिन आपको ये वीडियो जो है रिसीव होती है और जिस दिन आपने इसको लिखना है तो आपने उसी दिन जो है तो ये काम और डेट एंड डे उसी दिन का मेंशन करना है। ठीक है, फिर आपने लेसन नंबर 3 लिखना है, लाइफ इन अ डिज़र्ट एंड अ फॉरेस्ट रीजन। टॉपिक लिखना है, नीचे प्यारी सी लाइनें करनी है और जैसे ही हमारे स्कूल में क्लास में जो तरीक़ा था लिखने का वही प्रोसेस है, उसमें कोई डिफरेंट कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कि व्हाट आर द कॉन्टिनेंटल डिज़र्ट्स, हाउ आर दे फॉर्म्ड। कॉन्टिनेंटल डिज़र्ट क्या है और ये कैसे बनते हैं। तो आंसर नंबर 1 आप लोगों ने लिखना है, बिल्कुल प्यारा सा टॉपिक लिखना है, उसके नीचे लाइनें करनी है और इसका आंसर हमारे पास है कि दीज डिज़र्ट आर इन द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट, दे गेट नो रेन क्लाउड्स, फॉर एग्जांपल गोबी डिज़र्ट। आपको पता है कि डिज़र्ट का नाम ही ऐसे एरिया का है, ऐसे लैंडफॉर्म का है जहाँ पे हमारे पास वाटरफॉल बहुत कम होती है, रेनफॉल बहुत कम होती है, सॉरी, वाटर की स्कैरिटी होती है, नो वेजिटेशन, नो फार्मिंग। ठीक है, और बहुत हार्श क्लाइमेट होता है उधर का। तो हमारे पास ये जो डिज़र्ट है, जो कॉन्टिनेंटल डिज़र्ट्स हैं, तो ये कॉन्टिनेंट के बीच में पाए जाते हैं। और ये कैसे बनते हैं, तो ये ऐसे बनते हैं कि यहाँ पे जो क्लाउड्स है, जो विंड है, यहाँ की जो हवा होती है तो वो ना विंड लेकर आते हैं और ना वही इधर के जो विंड्स होते हैं तो ना ही वो क्लाउड्स लेकर आते हैं, ना ही वो क्लाउड्स जो है तो वो रेन के फॉर्म में अर्थ पे आते हैं, मतलब ना ही रेनफॉल होती है। तो इसी वजह से वही जो एरियाज़ हैं तो वो डिज़र्ट बन जाते हैं और जो कॉन्टिनेंटल के बीच में होते हैं तो इसीलिए हम इसको कॉन्टिनेंटल डिज़र्ट्स कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गोबी डिज़र्ट इज़ एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टिनेंटल डिज़र्ट। जैसे आपका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आप लिख लें तो फिर नीचे से बहुत प्यारी सी एंडिंग लाइनें करनी है और क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों ने नेक्स्ट पेज पे जाके लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपने टॉपिक लिखना है, प्यारी सी लाइनें करनी है और क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, व्हाई इज़ द पॉपुलेशन ऑफ द डिज़र्ट रीजन इज़ लो। आपको पता है कि हमारे पास जहाँ पे भी मतलब पॉपुलेशन जो है तो वो हर एक एरिया में पाई जाती है, हर एक कंट्री में, हर एक प्लेटफॉर्म में, लेकिन डिज़र्ट में हमारे पास मोस्ट जो पॉपुलेशन पाई जाती है तो वो ज़्यादा लो होती है, कम होती है। तो क्यों कम होती है, मैंने भी आपको बताया कि आंसर नंबर 2 आपके पास आ रहा है कि बिकॉज ऑफ हार्श, ड्राई एंड हॉट क्लाइमेट एंड लिटिल वाटर एंड प्योर वेजिटेशन। ठीक है, हमारे पास वहाँ का जो क्लाइमेट है तो वो बहुत ज़्यादा, मतलब वहाँ का टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा हार्श होता है, ड्राई होता है, हॉट होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ पे लिटिल वाटर होती है, वाटर की कमी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि रेनफॉल नहीं होती, वेजिटेशन भी बहुत कम होती है, होती ही नहीं है। ठीक है, फार्मिंग नहीं होती, डेवलपमेंट नहीं है, रिसोर्सेज नहीं होते, इसीलिए वहाँ पे जो पॉपुलेशन है, लोगों का रहना है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, इसीलिए कम भी होता है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 एंड आंसर नंबर 2 था। आपने इसके बाद जो है तो जाके क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना है, एंडिंग लाइनें यहाँ पे कर लें और क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाएं। यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 जो है तो वो आप लोगों ने न्यू पेज पे जाके स्टार्ट करना है। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, व्हाट सॉर्ट ऑफ वेजिटेशन वुड यू फाइंड इन अ डिज़र्ट, कि आप जो है तो वो डिज़र्ट में किस तरह का वेजिटेशन, प्लांटेशन जो आप लोगों को मिलती है, अपने कैसे मतलब वेजिटेशन वहाँ पे होती है। तो यहाँ पे आंसर नंबर 3 आ रहा है, आपने बहुत सिंपल सा जो मैंने आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 आंसर नंबर 3 लिखा है, सेम आप भी इसी तरह लिखें। ठीक है, डिज़र्ट प्लांट्स आर स्पाइनी एंड हैव थिक स्टेम एंड लीफ दैट स्टोर वाटर, कि वहाँ के प्लांट, जितने भी प्लांट्स होते हैं डिज़र्ट के, उसके ऊपर स्पाइन्स होते हैं
ठीक है। और उसके जो लीव्स और स्टेम्स होते हैं तो वो बहुत थिक होते हैं, मोटे होते हैं। मोटे किस लिए होते हैं? क्योंकि ये वाटर जो है इसमें स्टोर करते हैं, लीव्स में भी और स्टेम में भी, क्योंकि वहाँ पे वाटर की शॉर्टेज होती है, रेनफॉल नहीं होती, तो वो अपने लिए स्टोर कर सकते हैं ताकि वो फिर ज़्यादा टाइम के लिए वो अपने लिए यूटिलाइज़ करें ग्रोथ के लिए, अपने फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। फिर आपने आंसर नंबर 3 जब आप ख़त्म कर ले तो आपने एंडिंग लाइनें करनी है, और क्वेश्चन नंबर 4 आपने नेक्स्ट पेज पे जाके लिखना है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 जब आप लिख ले उसके नीचे टॉपिक्स के नीचे लाइनें कर ले, और आपके पास आ रहा है कि हाउ हैज़ सऊदी अरेबिया बिकेम अ रिच कंट्री, कि सऊदी अरेबिया जो है तो वो कैसे एक मालदार सी कंट्री बन गई है, एक रिच कंट्री कैसे बनी। तो आंसर नंबर 4 हमारे पास है कि सऊदी अरेबिया हैज़ अ लार्ज रिजर्वर ऑफ ऑयल अंडरग्राउंड, क्योंकि उनके पास जो ज़मीन के अंदर जो ऑयल पाया जाता है तो वो सऊदी अरबिया में बहुत ज़्यादा है। And the government sealed the oil and uses the money for development of the country। और हमारे पास ये जो लोग होते हैं, ये जो सऊदी अरब की जो गवर्नमेंट है तो उसी ऑयल को बेचते हैं, ठीक है, और उन्हीं पैसों से मतलब एक्सपोर्ट करते हैं अपने मुल्क से। अगर उनके अलावा किसी और मुल्क को ज़रूरत है ऑयल की तो ये एक्सपोर्ट करते हैं उन कंट्रीज़ को और उससे पैसे लेते हैं, और उन्हीं पैसों से अपनी कंट्री की डेवलपमेंट पे वो मतलब वो पैसे इस्तेमाल करते हैं, अपने कंट्री की डेवलपमेंट पे वही सारे पैसे जो है तो ये लोग लगाते हैं। तो इसीलिए जो हमारे पास सऊदी अरेबिया है तो वो रिच कंट्री है क्योंकि उनके पास ऑयल है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जब आप क्वेश्चन नंबर 4 आंसर नंबर 4 ख़त्म कर ले तो आप लोग एंडिंग लाइनें कर लें, और नेक्स्ट पेज पे जाके आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 का टॉपिक दे दें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है कि नेम द साउथ अमेरिका कंट्रीज विच हैव द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर 5 में दोबारा बताऊं कि नेम द साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ विच हैव द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, कि साउथ अमेरिका में वो कौन से कंट्रीज़ है जहाँ पे इक्वेटोरियल फॉरेस्ट जो है तो वो पाए जाते हैं। तो आंसर नंबर 5 आपने लिखना है टॉपिक, और हमारे पास है इक्वेडर है, कोलंबिया है एंड ब्राज़ील हैं। ये 3 कंट्रीज़ है जो कि हमारे पास साउथ अमेरिका साइड पे पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आपने एंडिंग लाइनें करनी है एंड क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आना है, और क्वेश्चन नंबर 6 टॉपिक लिखना है सिंपल, जो मैं आपको लिख रही हूँ, बहुत ही सिंपल, कि आपने यहाँ पे नीचे टॉपिक्स की तरह बिल्कुल लाइनें करने हैं जो कि बिल्कुल सिंपल हम क्लास में क्या करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है वाई आर इक्वेटोरियल फॉरेस्ट इम्पोर्टेंट, हमारे पास इक्वेटोरियल फॉरेस्ट इम्पोर्टेंट क्यों है, इसकी अहमियत हमारे लिए क्यों है, क्यों ज़्यादा है। आंसर नंबर 6 है, आपने टॉपिक लिखना है इम्पोर्टेंस, दे आर द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, ठीक है। एक तो हमारे पास है कि ये जो जितने भी फॉरेस्ट है तो ये हमारे पास एक ज़रिया है ऑक्सीजन का, ठीक है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में बाय प्रोडक्ट जो है तो वो ऑक्सीजन बनता है जिसको ये लिबरेट करके एनवायरनमेंट में हमारे लिए एक्सपेल करते हैं और हम उसको फिर रिस्पायरेशन में इस्तेमाल करते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है सारों के लिए। दूसरा हमारे पास है दे आर रिच इन मेडिकल प्लांट्स, हमारे पास इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में ज़्यादातर प्लांट्स ऐसे हैं जो मेडिसिन के लिए ज़्यादातर यूज़ होते हैं। थर्ड हमारे पास है वेराइटी ऑफ ट्रीज प्रोवाइड गुड होम टू द एनिमल्स, अब हमारे पास यहाँ पे जितने भी ज़्यादा प्लांट्स ऐसे हैं क्योंकि सारे ऑर्गेनिजम्स का हैबिटेट एक तरह का नहीं होता है, ठीक है। तो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के कुछ ऐसे ट्रीज़ होते हैं जो कि एनिमल्स के लिए हैबिटेट हैं, जो कि एनिमल्स उसमें रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 ख़त्म होता है, तो आपने फिर इसके नीचे एंडिंग लाइनें करनी है, ठीक है। आपने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 लिखने हैं, और इसी में से आपने ख़ुद चेकिंग करनी है, ख़ुद स्पेलिंग मिस्टेक निकाल के दोबारा सही करना है, और 1 2 3 4 ये 5 6 क्वेश्चन जो है तो आप लोगों ने इसमें से आप जितने भी याद कर सकते हैं तो आप याद कर ले, और उसमें अपने पेरेंट्स के सामने बैठ के आपने इसमें से टेस्ट देना है, ठीक है। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अपना काम जो है तो वो वक्त पे करें ताकि आपके लिए स्कूल आने के बाद आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो, आपकी नोटबुक्स कंप्लीट हो, आपने काम याद किया हो तो आपकी बेहतरी है, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।